नमो संस्कृताय। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां सर्वांश्च स्वागतम। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण के विषय में और महेश्वर सूत्र के विषय में, और आज हम वर्णमाला के विषय में जानेंगे। लेकिन व्याकरण की कक्षा को आरंभ करने से पहले रोजाना की तरह आज भी एक श्लोक सीखते हैं और श्लोक का स्मरण करते हैं। तो कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम ना अस्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस् तत् दुर्लभः। रिपीट, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत् दुर्लभः। इसका वाचन करते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत् दुर्लभः। एक बार फिर, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत् दुर्लभः। अब इसका भावार्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, एक उदाहरण दिया गया है इसमें कि किसी भी पुरुष की या नारी की अयोग्यता को नकारा गया है इसी श्लोक के माध्यम से, और कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात बिना अक्षर के कभी भी मंत्र नहीं होते, और नास्ति मूलमनौषधम, अर्थात मूलम अनौषधम नास्ति, बिना जड़ के कोई भी औषधि नहीं होती। और क्या कहते हैं आगे कि अयोग्य पुरुषः नास्ति, अर्थात कोई भी पुरुष कभी भी अयोग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पुरुष सिर्फ शिक्षा में ही आगे हो सकता है किसी और क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। तो कवि कहते हैं कि कोई भी पुरुष कभी भी अयोग्य नहीं होता। आगे कहते हैं योजकस्तत् दुर्लभः, अर्थात जो कहता है कि यह पुरुष अयोग्य है वो सोचने वाला ही दुर्लभ है, अर्थात कमजोर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत् दुर्लभः। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में समझते हैं। यानी बिना अक्षर का कोई मंत्र नहीं हो सकता, और बिना जड़ के, किसी भी पेड़ के जड़ के बिना कभी भी औषधि नहीं हो सकती। उसी प्रकार इस विश्व में, इस संसार में कोई भी पुरुष या स्त्री अयोग्य नहीं है। जो कहता है कि अयोग्य है वो सोचने वाला ही दुर्लभ है, अर्थात कमजोर है। तो आइए अब व्याकरण की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो व्याकरण की कक्षा को आज हम प्रारंभ करेंगे वर्णमाला के विषय से। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है, कितनी होती है, और इसमें भ्रांतियां क्या क्या हैं, मतलब पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी होती है और वैसे कितनी होती है। और इससे पहले हमने बता दिया है, महेश्वर सूत्र पढ़ा था पूरा, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसे समझ लिए हैं। जी, आप सभी लोग समझ लिए हैं उसे? आवाज जा रही तो बोले। यस सर। ओके, तो अब आगे हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या होता है। अगर हम किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं, किसी भी भाषा की व्याकरण को सीखना चाहते हैं,
तो उस भाषा का वर्णमाला हमें मतलब ज्ञात होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वर्णमाला होता क्या है। अगर कोई पूछे कि वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, या फिर और इसको प्रौढ़ बनाए और इसको अलंकृत किया जाए तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसका खंड कभी भी ना हो पाए। ठीक है ना। तो भाषा, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। सबसे पहले तो सॉरी, ये किसका एनवीडीए या फिर ए स्पीकिंग बोल रहा है? एक मिनट जी, मेरा ही बोल रहा था। वो सर का है। अच्छा, ए स्पीक आप ही का था। लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना सर? जी जी, आगे चलते हैं। सॉरी जी, तो हम बात कर रहे थे वर्णमाला के विषय में कि वर्णमाला क्या होता है। तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसका कभी भी खंडन ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसका कभी भी खंडन ना हो पाए उसे वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत में वैसे मुख्य तौर पे वर्णमाला कितनी होती है? 22 होती है, सॉरी 42। ठीक है, और लेकिन पाठनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्णमाला संस्कृत में बताई गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुख्य वर्णमाला में 22 कौन कौन से आते हैं। तो वर्णमाला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्वर से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पहले 42 वर्णमाला देखिए। स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, औ। ये कितने हुए स्वर? 9। और उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में? 33। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले मैं ऐसे बता दे रहा हूं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अंतस्तः, ऊष्म। तो ये 33 व्यंजन हो गए। तो 33 और 9 42। तो देखिए, अब सबसे पहले हम स्वर के भेद पढ़ते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हमने स्वर तो पढ़ लिया कि 9 होते हैं और व्यंजन तो ऐसे शॉर्ट में समझ लिया कि 42 होते हैं। तो मात्र जो मुख्यतः बताई गई है संस्कृत में वर्णमालाएं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मूल स्वर और संयुक्त स्वर को रखा गया है। मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर जिसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर के कौन कौन से हैं? ए, ओ, औ, इसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो इन 9 स्वरों को रखा गया है। और उसी प्रकार व्यंजन को, कौन कौन से व्यंजन को रखा गया है इसमें? तो स्पर्श व्यंजन को रखा गया है और अंतःस्थ को रखा गया है और ऊष्म को रखा गया है। तो ये 42 वर्णमालाएं हुई हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो क से लेकर म तक, कादयो मावसाना स्पर्श। जैसे इसको उदित भी कहा जाता है। उदित जैसे कु, चू, टू, तू, पू, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। और यहां पर उत की उ की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पर्श और उदित के नाम से भी जाना जाता है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतःस्थ य, व, र, ल। ठीक है, और ऊष्म में श, श, स, ह। ठीक है, तो ये हुए कुछ स्वर और व्यंजन जो कि 42 वर्ण हो गए। अब देखिए, कुछ संध्याक्षात्मक अक्षर होते हैं। ठीक है,
सांध्य अक्षर भी आप बोल सकते हैं। तो ये अक्षर संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते, जैसे क्ष, ज्ञ, त्र, श्र, ये सभी वर्ण संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं इसमें से क्ष, तो क को हमने ऑलरेडी स्पर्श व्यंजन में पढ़ लिया है, क वर्ग में पढ़ लिया है, और क्ष यानी श को हमने किस में पढ़ लिया है? उष्म में पढ़ लिया है। तो इसलिए जब दोनों वर्णों को हमने कवर कर दिया है तो क्या जरूरत थी अलग से रखने के लिए? ठीक है। इसी प्रकार त्र होता है तो त और र से मिलकर बना है। ज होता है तो इसमें ज और य से मिलकर बना है। देखिए, ये यहाँ पर थोड़ी सी उच्चारण में अलग अलग लोग इसको बोलते हैं। अगर जो कोई भी गुरुकुल पद्धति से पढ़ा होगा वो बोलेगा ज्य। क्या बोलेगा? ज्य। ठीक है। और जो सामान्य संस्कृत से पढ़ रहे हैं वो क्या बोलेंगे? ज्ञ। जैसे विज्ञान। आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में ना आए तो बोलते जाइए। जी, समझ में आया? यस सर, समझ में आ रहा है जी। यस सर जी, तो सामान्य संस्कृत वाले क्या बोलेंगे? विज्ञान। और गुरुकुल पद्धति के जो लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे? विज्ञान। तो थोड़ा थोड़ा विज्ञान ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये संध्याक्षर नहीं गिने गए हैं। और अब बात करते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ठीक है। तो मुख्यतः कोई पूछे वर्णमाला कितनी होती है तो आप बताएंगे 42। और अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो आप बताएंगे त्रिषष्ठी चतुर्षष्ठी व शंभु मते मता वर्णा। यानी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण बताए गए हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो देखिए अब कैसे बताए गए हैं। स्वर के 21 या 22 प्रकार बताए गए हैं और व्यंजन को 42 दिखाया गया है। ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कैसे दिखा गया है। तो सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि स्वर के 21 या 22 कैसे बताए हैं। 21 या 22 स्वर कैसे गिनाए गए हैं। तो देखिए, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जी भैया इसमें फिर कुछ और अक्षर ऐड किए क्या पाणिनि वाले? जी जी, मैं बताऊंगा आपको। जी मैं आपको सामान्य उसमें देंगे तो वैसे भी नहीं बैठते। जी जी, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है। और कैसे होते, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, जिसे हमने पढ़ा मूल स्वर, और दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। तो स्वर के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। ह्रस्व, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो अब देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो जिसके स्वर में, ठीक है, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वह क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाता है? जिस स्वर में एक मात्रा का उच्चारण करते वक्त समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। ये 5 है, 5 मैंने बताए थे। और ये है अ, ई, उ, री, री, ये 5 हुए। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है। तो जो भी स्वर होते हैं उनमें यदि 2 मात्रा का समय लगता है बोलते समय, से आ, ठीक है, ऐसे, तो जिन स्वरों में 2 मात्राओं का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, 8 हुए। ठीक है। और सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक होने लग गई है। जी, अब जा रही है? धर्मेंद्र सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जी, अब जा रही है? अब तो बिल्कुल ही चली गई आवाज। हेलो धर्मेंद्र जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी क्लियर है। ठीक है जी अब एकदम क्लियर आ रही है। जी, तो हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वर के बारे में। तो देखिए, जिनमें हाँ अब एकदम क्लियर है, आप रिपीट कर दें। जी, बात कर रहे थे दीर्घ स्वर के विषय में। तो जिन स्वरों में उच्चारण करते वक्त 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये सारे
दीर्घ स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर 8 हैं। ठीक है, मैंने ऊपर नाम बता दिए, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो अब देखिए इनमें अंतिम 4 अक्षर जो होते हैं, 4 स्वर जो हैं वो संध्याक्षर हैं, अर्थात ये जो ए ऐ और ओ औ ये 4 स्वर हैं, इनको और स्वरों से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित स्वर या फिर संयुक्त स्वर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैसे बना है। अ और ई, अ और ई मिलकर क्या बना है, ए बना है। और अ और उ मिलकर क्या बना है, ओ बना है। इसी प्रकार अ और ए मिलकर बना है ए, और इसी प्रकार अ और ओ मिलकर बना है औ। ठीक है सर जी तो सर जी 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 सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जी देखिए अ और ई मिलकर ए बना है, और अ और उ मिलकर ओ, अ और ए मिलकर ए, अ और ओ मिलकर ओ बना धर्मेंद्र है। आवाज नहीं आ रही अभी तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी, अब आगे बात करते हैं प्लुत स्वर के विषय में। अब देखिए जिस स्वर में उच्चारण करते वक्त 3 मात्राओं का समय लगता है वह स्वर प्लुत कहलाता है। ठीक है, और ये स्वर होते हैं प्लुत स्वर होते हैं लगभग सर की आवाज बहुत कट रही है 13-14। ठीक है, तो प्लुत स्वर देखिए कैसे होते हैं, 3 मात्रा का समय लगता है। और किसके किसके प्लुत स्वर होते हैं, सबसे पहले तो अ के 3 प्रकार होते हैं। भैया आपकी आवाज बीच में चली जा रही फिर आवाज है। चली गई सर। जी अब जा रही है। धर्मेंद्र सर, जी सर। भैया धर्मेंद्र जी सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है मेरे पास। वॉइस नहीं आ रही। धर्मेंद्र सर, जी सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। इसका रीजन ये है ना, आप अगर नहीं मेरी तो क्लियर जा रही है, लेकिन आपकी ना, जी जी मेरी जा रही है लेकिन आपकी इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि ना पीसी से आप अगर ज्वाइन करते हो ना तो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है नेटवर्क का। जी, तो अगले बार से हम देखेंगे। यस यस, जी, इस समय आप बात नहीं सर, आप ये नहीं हाँ सर, हाँ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप ना चैट में लिख दिया करो इनको, क्योंकि इनका फिर वो सॉफ्टवेयर जॉज या जो भी ये यूज कर रहे होंगे जी वो जी जल्दी क्वाइट बढ़ क्वाइट जाएगा, और रिकॉर्डिंग हम आगे जैसे करते हैं। नेटवर्क देता है और ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है इसके। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके जी ओके सर, आप कंटिन्यू करो। जी, अब बात करते हैं प्लुत स्वर के विषय में। तो जिस स्वर के उच्चारण करते वक्त 3 मात्राओं का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। और ये प्लुत स्वर होते हैं, पहले तो 4 मूल स्वरों के बनते हैं प्लुत स्वर, तो और उसके बाद एक री को भी माना जाता है प्लुत स्वर में। आप ध्यान रखिए, केवल री दीर्घ नहीं होता, केवल री दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व और प्लुत स्वर होता है। और इसी प्रकार ए ऐ ओ औ ये कभी भी ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। तो ए ऐ ओ औ ये 8 हो गए, इसका दीर्घ और प्लुत। और अ ई उ री इसके 12 हो गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और री के होते हैं ह्रस्व और प्लुत। ठीक है, तो ये 14 हो गए, 12 2 14। अब बात करते हैं व्यंजन के विषय में। तो 14 8 22 ये स्वर हो गए। अब व्यंजन को देखिए किस प्रकार रखा गया है। और व्यंजन को रखा गया है स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण आते हैं, क से लेकर म तक, कादेव मावसाना स्पर्श। उसी प्रकार अंतःस्थ, इसमें 4 वर्ण आते हैं, य र ल व, और एक उसके बाद उष्म में भी 4 वर्ण आते हैं, श श स और ह। तो देखिए इसको अंतःस्थ या फिर स्पर्श या फिर उष्म क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले स्पर्श समझते हैं।
यानी तालु आदि ये कौन किसके अनुसार बता रहे हो आप? अंगों से पाणिनि शिक्षा, तालु आदि अंगों से स्पर्श होने के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ठीक है। और अंतःस्थ, अंतःस्थ मतलब य र ल व इन वर्णों को उच्चारण करते वक्त वायु अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, इसे अंतःस्थ कहा गया है इसलिए। और उष्म, उष्म क्यों कहा गया है? यानी जब हम श श स ह का उच्चारण करते हैं तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात वायु थोड़ी बाहर निकलती है, इसलिए इसे उष्म कहा गया है। और ये तो हुए 22 और 33 55 हो गए। ठीक है। और अब बात आती है 4 यम होते हैं, ये ध्यान से समझिए, 4 यम होते हैं और ये वर्ग के चौथे अक्षर तक क ख ग घ, ठीक है। और उसके बाद वर्ग का 5वां अक्षर आए तो पहले की जैसा दूसरा अक्षर अगर रहेगा वो दूसरा अक्षर क्या होगा? यम हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वर्ग की 4 अक्षर के बाद यदि वर्ग का 5वां अक्षर भी आए और पहले की जैसा अगर कोई फिर दूसरा अक्षर वही रिपीट होता है तो दूसरे अक्षर को क्या माना जाएगा? यम माना जाएगा। तो जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पलिक्कनिंग। ठीक है। इसमें क के बाद न आया है। ठीक है। और क का बार कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार हुआ है। तो इसमें जो दूसरा वाला क है वो यम हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं देता हूं, अग्नि। तो इसमें ग का 2 बार प्रयोग हुआ है और ग के बाद न है, न जो कि वर्ग का 5वां अक्षर है, तो इसमें जो दूसरा न है वो यम माना जाएगा। ठीक है। तो ये 4 यम होते हैं। इसके बाद जो 4 होते हैं अयोगवाह। ठीक है। अब अयोगवाह को हम समझते हैं। तो देखिए, एक तो अनुस्वर होता है और एक तो विसर्ग होता है और एक होता है जीवामूलीय। इसको क वर्ग के आद्य 2 वर्णों में, ठीक है, यदि क वर्ग के आद्य 2 वर्णों के बीच में अर्थात शुरू के 2 वर्णों के बीच में यदि आधा विसर्ग लगा होता है तो उसे बोलते हैं जीवामूलीय। उसके बाद यही स्थिति यदि पौफक के बीच में होती है लागू तो इसे बोलते हैं उपधमानीय। तो इस प्रकार ये वर्ण के 63-64 प्रकार, 64 या 63 वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बताए गए हैं। ठीक है। तो ये था वर्णमाला से संबंधित आज का विषय, और यहां तक किसी को न समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। बाकी आगे हम स्वरों के प्रकार, उदात, अनुदात, ये सभी बाद में पढ़ेंगे और व्यंजन भी पढ़ेंगे। व्यंजन तो ऐसे मैंने बता दिया है, उदात अनुदात रह गया है, उच्चारण स्थान रह गया है, प्रयत्न रह गया है। तो इसको हम आगे अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।